हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। आज हम DU एंट्रेंस के जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ थी उसका सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कल सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 5 बजे। तो 5 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सॉल्यूशन भी पढ़ सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो है DU एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ है, इसका ही सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के सवालों को देखेंगे। जो DU एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसमें इक्विलिब्रियम के कौन से सवाल आए थे और कितने सवाल आए थे। तो अगर सबसे पहले एनालिसिस की बात करें, ये देखें ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड्स को हमने यहाँ पर देखा है। अगर 5 ईयर के ट्रेंड्स की बात करें तो 2015 में हमारे पास 4 सवाल थे इक्विलिब्रियम के, 2016 में ये वैल्यू घटकर 3 हो गया और 2017 में फिर से हमारे पास सवाल बढ़े और 5 सवाल आए थे। 2018 में अगर देखें तो एक ही सवाल था। 2019 की अगर बात करें तो 4 सवाल थे। तो अगर मैं कुल मिलाकर पिछले 5 साल के सवालों की बात करूं तो पिछले 5 साल में 17 सवाल आ चुके हैं ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम से। तो अगर एवरेज की बात करें तो 3 से 4 सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे DU के। तो अब ये कैसे सवाल पूछता है DU, इसको देखते हैं। किस तरह के सवाल पूछता है, इसको स्टार्ट करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर के साथ। 2019 की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 था। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर HCl निकालना था। हाइड्रोक्सिल आयन से क्या मतलब होता है? हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होगा OH माइनस आयन। तो बेसिकली वो आप लोगों से क्या चाहता था? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कराना, किस में? 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में। अब आप लोगों को यह चीज तो पता ही होगी कि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% आयोनाइज करके देता है H प्लस और Cl माइनस आयन। तो अगर मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो फाइनल H प्लस की भी कितनी होगी? 1 मोलर। Cl माइनस की भी कितनी होगी? 1 मोलर। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% होता है, तो इसीलिए जितना इनिशियल कंसंट्रेशन है उतना ही फाइनल कंसंट्रेशन भी होगा। अब H प्लस अगर एक बार आपने निकाल लिए तो इन्हीं H प्लस की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? OH माइनस निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोगों को प्योर वाटर के डिसोसिएशन का अगर इक्वेशन याद है तो H प्लस इंटू OH माइनस KW के बराबर होता है, और KW का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर तो फिक्स ही है 10 की पावर माइनस 14, और H प्लस का आपने वैल्यू निकाल लिया है तो यहीं से ही हम क्या करेंगे? OH माइनस भी निकाल लेंगे। KW 10 की पावर माइनस 14, H प्लस इज 1 मोलर, दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू आएगा 10 की पावर माइनस 14। अब आप ध्यान दें तो जो हमारा आंसर आया है और ऑप्शंस अगर देखें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। DU ने इस क्वेश्चन के अंदर गलती से 4 ऑप्शन इनकरेक्ट रख दिए। अगर बी ऑप्शन में नेगेटिव साइन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं था तो नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है। और अगर उसे एक्टिविटी की टर्म्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना था तो उसे गामा देने की जरूरत थी, गामा भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव ही होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सेम 2019 का ही पेपर में 40 नंबर सवाल था। द इक्वेशन दैट रिलेट द चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू चेंज इन टेम्परेचर। एक ऐसी इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करे, उस इक्वेशन का नाम पूछा था। उस इक्वेशन का नाम होगा वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन आप लोगों को याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। ln K2 बाई K1 बराबर आता है डेल्टा H अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये हमारी इक्वेशन होती है। K2 है सेकेंड टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K1 है फर्स्ट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा H है यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी, R है गैस कांस्टेंट, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर।
तो इसी क्वेश्चन से आपको इस इक्वेशन का नाम भी पता लग गया और इक्वेशन का भी पता लग गया। तो अगर इक्वेशन पे सवाल आए तो ये इक्वेशन आप लोगों को यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम पेपर में क्वेश्चन नंबर 44 भी इक्विलिब्रियम का ही था। इसमें उसने क्या किया, 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है, ml। तो 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ pH 12 is mixed with 990 ml of water. What is the pH of the resulting solution? pH निकालना है कब, जब हमने NaOH जो कि था हमारे पास ओरिजिनली 10 ml और जिसका pH वैल्यू दिया है 12। अगर pH दिया हुआ है बेस का तो यहीं से समझ जाना ये pH डायरेक्टली हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि pH जो होता है वो H+ को रिप्रेजेंट करता है और बेस तो OH- दे रहा है। तो यहाँ पर pH नहीं POH तुम्हारे काम आएगा। POH के लिए क्या करो, 14 में से pH की वैल्यू को माइनस कर दो, तो यहाँ से POH आ गया 2 के बराबर। और यहीं से अगर मैं OH- आयन निकालना चाहता हूँ तो OH- कितना हो जाएगा, एंटी लॉग विथ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि 10 की पावर -2 मोलर OH- आयन की कंसंट्रेशन है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, कंसंट्रेशन, और ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर 990 ml वाटर को डाल दिया। अब मैं अगर 990 ml वाटर को डाल दूं तो इनिशियली 10 ml तो था ही, 990 और ऐड कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 ml के बराबर। और हम जानते हैं कि डाइल्यूशन के लॉ के हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो M1V1 बराबर होगा M फाइनल V फाइनल के। तो अगर मैं मोलैरिटी फाइनल आयंस की निकालूं OH- आयंस की, तो OH- आयंस की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इस फॉर्मूले से अगर देखें तो M1V1 बराबर VF के। M1V1 बराबर ये VF डिवाइड में चला गया। तो इनिशियल अगर बात करें तो इनिशियल मोलैरिटी 10 की पावर -2, इनिशियल वॉल्यूम था 10 ml और फाइनल वॉल्यूम हो गया 1000 ml। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू कितना आएगा, 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 मोलर OH- आयंस की कंसंट्रेशन है फाइनल सॉल्यूशन में। तो अगर इतनी कंसंट्रेशन OH- आयंस की है तो आई होप यहाँ से आप POH तो निकाल ही लोगे माइनस लॉग करके। तो POH का वैल्यू कितना आएगा, 4। और POH अगर 4 है तो यहाँ से pH का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 में से माइनस करो तो 14 - 4, यहाँ से pH का वैल्यू कितना आएगा, 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, C। इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या पता लगेगा, इस क्वेश्चन से आप लोगों को डाइल्यूशन के बारे में भी पता लगेगा कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन M1V1 बराबर कर सकते हो M फाइनल V फाइनल के। तो अगर कोई और भी ऐसा डाइल्यूशन का सवाल आ जाए तो सेम फार्मूला आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेम पेपर में 87 नंबर सवाल था, ये चौथा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का जो 2019 में आया। Which of the following equation is used in the calculation of equilibrium constant? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन में कौन सी इक्वेशन यूज होगी। तो चारों इक्वेशन को अगर देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें NF E0 और RT की टर्म्स में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को यूज करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप लोगों को पता है -RT ln K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और डेल्टा G0 ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ही बराबर होता है -NF E0 के। ये हम इलेक्ट्रो में भी पढ़ते हैं। तो अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे से बराबर है तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव तो कट जाएगा। यहाँ से RT ln K बराबर आएगा NF E0 के। और यहीं से अगर मैं ln K का एक्सप्रेशन लिखूं तो ln K हो जाएगा NF E0 अपॉन RT। RT डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से अगर देखें तो ln K का कौन सा रिलेशन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट था। तो ये तो 4 सवाल थे 2019 के। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में एक ही सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 79 था ये। pH of a solution produced by mixing equal volume of 2 into 10 की पावर -3 मोलर HClO and 10 की पावर -2 मोलर KClO। अब यहाँ पर तुमने पहली बात तो देखो इक्वल वॉल्यूम डाला है दोनों का।
यानी कि तुमने HClO का वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं और KClO के वॉल्यूम की अगर बात करूं, तो HClO भी V वॉल्यूम लिया है, KClO भी V वॉल्यूम लिया है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2V के बराबर। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम डबल होने वाला है। अब यहां पर तुमसे उसने pH को पूछा है और pH डिपेंड करेगी H+ आयन या फिर OH- आयन पर। अब हमारे पास सिस्टम में एक ही स्पीशीज है जो H+ आयन दे रही है, तो सारी की सारी pH इस HClO की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी। और इस HClO की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, डाइल्यूशन वाला लॉ यूज करेंगे हम। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है 2 × 10⁻³ मोलर था, हमें फाइनल वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, m1v1 बराबर m फाइनल v फाइनल के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से मोलारिटी फाइनल आ जाएगी HClO की फाइनल मोलारिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू m1v1 अपॉन v फाइनल। इनिशियल मोलारिटी 2 × 10⁻³ इनिशियल वॉल्यूम हमने v मान के चले थे, फाइनल वॉल्यूम हो गया 2v, इस v से ये v कैंसल, 2 से ये कैंसल, तो यहाँ से हमारे पास HClO का कंसंट्रेशन आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन 10⁻³ और जितना HClO का कंसंट्रेशन होगा उतना ही H+ आयन का, बिकॉज HClO भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये देता है H+ + ClO-, तो जितना HClO होगा उतना ही H+ भी होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन HClO की निकाली, ये डायरेक्टली H+ आयन के फाइनल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। और H+ की कंसंट्रेशन अगर 10⁻³ है तो यहाँ से pH निकाल सकते हो माइनस लॉग करके और तुम्हारा आंसर बन जाएगा C। 3 वैल्यू आएगी pH की। तो ये 2018 के पेपर में एक सवाल जो आया था। अब 2017 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 था 2017 के पेपर में, Which one of the following plays a major role in EDTA complexiometric titration? EDTA का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटरेशन हम मेटल के अमाउंट को निकालने के लिए भी यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, मेटल को मेटल आयन इंडिकेटर के साथ पहले तो मिक्स करते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर के साथ मिक्स करते हैं और मेटल आयन इंडिकेटर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर ये एक वीक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये सारा प्रोसेस तो कॉनिकल में हो रहा है, कॉनिकल में मिक्सिंग कर दी हमने। इसके बाद हम ब्यूरेट से EDTA को ऐड कराते हैं और ये EDTA सब्स्टिट्यूट करता है मेटल आयन इंडिकेटर को और मेटल आयन इंडिकेटर को हटाकर खुद EDTA मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और एक डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम टाइटरेशन में यूज करते हैं। इस टाइटरेशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, EDTA जब सब्स्टिट्यूट करेगा मेटल आयन को, मेटल आयन इंडिकेटर को जब EDTA सब्स्टिट्यूट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप डिपेंड करता है pH के ऊपर और pH को मेंटेन कराने का काम किसका है, बफर का। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेजर रोल प्ले करती है वो बफर ही है, क्योंकि बफर से ही pH क्या होता है, मेंटेन होता है। तो 2017 का 24 नंबर सवाल का आंसर बना नेचर ऑफ बफर। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, सेम 2017 के पेपर का ही है, क्वेश्चन नंबर 72 था। एट 20 डिग्री सेल्सियस Ag ion concentration in a saturated solution of Ag2CrO4 in water is 1.5 × 10⁻⁻4 molar. At 20 degree Celsius, the solubility product of Ag2CrO4 will be. तो इस सवाल में उसने Ag+ आयन की कंसंट्रेशन दे दी है, किसके अंदर, Ag2CrO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और उसने Ksp का वैल्यू पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू पूछा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं Ag2CrO4 टूटता कैसे है अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टूटेगा तो देगा 2Ag+ + CrO4 2-, यही देगा। तो अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसकी कंसंट्रेशन बराबर होगी 2s के और इसकी कंसंट्रेशन बराबर होगी s के, यही होगा। अब इस 2s का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, ये 2s का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, ये 2s दिया है 1.5 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से s का वैल्यू निकाल दोगे, s का वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो बस।
तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हारे पास s का वैल्यू भी है, 2s का वैल्यू भी है। KSP निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये 2s की पावर 2 कर देंगे इंटू s। जो भी स्टोइशियोमेट्री है वो हमेशा पावर में ज़रूर जाएगा, और स्टोइशियोमेट्री सॉल्युबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के देखने को मिल जाएंगे DU के पेपर के अंदर। तो अगर ऐसा ही सवाल आए तो बस स्टोइशियोमेट्री का ध्यान रखना, वो सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई भी होगा और पावर में भी जाएगा। ठीक है, अब इस 2s के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से। 2s का वैल्यू था 1.5 इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर, और s का वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2। यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करके आएगा 1.6875 इंटू 10 की पावर -12। तो हमारा ऑप्शन C और D कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन DU ने सेम ही दिए। C और D ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 2017 का ही नेक्स्ट सवाल था, 84 नंबर सवाल था, ये इक्विलिब्रियम का है। गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 giving 2 NH3 gas, some inert gas is added at constant volume, predict which of the following facts will be affected। तो सबसे पहले तो इनर्ट गैस का एडिशन कराया कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इस चीज़ में याद रखना, इनर्ट गैस का जब भी एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज पार्शियल प्रेशर सभी गैसेस के कांस्टेंट बने रहते हैं, सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट बने रहते हैं, इसीलिए कोई असर नहीं होता इक्विलिब्रियम पर। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये ऑप्शंस करेक्ट कर देना, ये ऑप्शन बी है, ये सी है और ये डी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केवल इनर्ट गैस का असर इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई असर नहीं होता। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर का सवाल आए तो याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड कराओगे तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो होते हैं गैसेस के, वो कम हो जाते हैं। तो उसके तरीके से जवाब देना। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम था तो आंसर होगा नो इफेक्ट। नेक्स्ट सेम पेपर का ही 5वां सवाल था ये इस पेपर में, इक्विलिब्रियम का। इस सवाल की अगर बात करें तो pH पूछी गई है। सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर HClO4 एंड 10 की पावर -3 मोलर KClO4। बिल्कुल सेम सवाल है ये, 2018 में भी ये सवाल आया था और हमने सॉल्व भी किया था अभी, जिसका pH कितना आ रहा है 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3। यहाँ से ये भी पता लगता है कि प्रीवियस ईयर करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज सेम एग्जैक्टली सेम सवाल क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो ये लास्ट सवाल था 2017 के पेपर में, 5वां सवाल इक्विलिब्रियम का। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट 3 इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स Kp, Kc एंड Kx। इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो Kp इज इक्वल टू Kx, P का पावर डेल्टा n, Kc RT का पावर डेल्टा n। तो ये तो आप लोगों को मैंने बताया भी था ट्रिक कि कैसे याद करते हैं। Kp होता है Kc RT का पावर डेल्टा n। ये कैसे याद रखना है? ये याद रखना है बस कि प्रेशर होता है कंसंट्रेशन इनटू RT। P की जगह Kp आ गया, C की जगह Kc, जो भी बच जाएगी वैल्यू उसकी पावर डेल्टा Ng भेज देंगे। सेम तरीका सेकेंड इक्वेशन अगर लिखना चाहते हो तो Kp इज इक्वल टू होता है Kx Pt का पावर डेल्टा n। ये कैसे आया? ये आया, प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर। तो इस P की जगह Kp आ गया और यहाँ पर x की जगह Kx, बची हुई टर्म की पावर क्या चली जाएगी, डेल्टा है। तो यहाँ से तुम चाहो तो इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हो और यहाँ से पता लगेगा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो इसने कहा Kc एंड Kp आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तुम्हें पता है Kc एंड Kp जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर। तो ये बात तो सही है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट होते हैं। Kx की अगर बात करें तो Kx डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। Kx जो है वो प्रेशर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। प्रेशर चेंज होगा तो Kx का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
इसके बाद ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑल कांस्टेंट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैंने बताया अभी अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC/Kp, ये दोनों तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते ही करते हैं। साथ में Kx ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज ये टेम्परेचर के अलावा प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर के साथ साथ ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट था जो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करे, लेकिन ये टेम्परेचर के अलावा बाकी वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए Kx को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलते। और सेम कहानी Kn की भी है। अगर Kn पे सवाल आ जाए तो Kn भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहलाता, बिकॉज ये टेम्परेचर के अलावा प्रेशर और वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं, यानी कि A, B और C स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसने मुझसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था? कैटलिस्ट चेंज द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर पाता। कैटलिस्ट अगर इक्विलिब्रियम को चेंज कर देता तो कैटलिस्ट स्पॉन्टेनिटी को भी चेंज कर सकता था, और हमें पता है थर्मो में वो स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं करता। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता, और यहाँ पर लिखा है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहा है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर भी होगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। अब DU 2016 के पेपर की अगर बात करें तो इसमें सवाल पूछा गया, द pH एंड POH ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 आर। pH और POH पूछ रहे हैं 0.1 मोलर H2SO4। तो H2SO4 सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट कर देगा 2H+ और SO4 2-। तो अगर 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल से 2 मोल H+ के मिल रहे हैं, 1 मोल SO4 2- का। तो अगर यहाँ 0.1 मोलर लूं तो यहाँ से मुझे कितना अमाउंट मिलेगा H+ का? 0.2, और SO4 2- कितने मिलेंगे? 0.1। SO4 2- मिलेंगे 0.1, ये मिलेगा 0.2। तो अगर 0.2 मोलर H+ हैं तो pH निकालने के लिए क्या करो? माइनस लॉग H+, और H+ है 0.2। यहाँ से अगर माइनस लॉग करें 0.2 का तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0.7 के बराबर आएगी। तो pH आ गया 0.7। POH की अगर कैलकुलेशन करनी है तो 14 में से माइनस करना होता है, 14 से माइनस करें तो ये वैल्यू आएगा 13.3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। pH है 0.7 और POH है 13.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2016 में ही नेक्स्ट सवाल आया था, प्योर वाटर हैज H3O+ 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर at 90 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ Kw एट दिस टेम्परेचर विल बी। तो इसने कहा कि जो प्योर वाटर का डिसोसिएशन है, प्योर वाटर डिसोशिएट करके सबसे पहले ये पता होना चाहिए H+ OH- देता है। जितना अमाउंट H+ का देगा उतना ही अमाउंट किसका देगा? OH- का। इसीलिए वाटर हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल। जितने H+ देता है उतने ही OH-। तो ये कह रहा है प्योर वाटर डिसोशिएट करके H+ दे रहा है 10⁻⁻6, तो OH- भी कितने देगा? 10⁻⁻6। और Kw किसके बराबर होता है? Kw बराबर होता है 10⁻⁻6, यानी कि H+ इंटू OH- के, और OH- भी 10⁻⁻6 है। तो यहाँ से Kw क्या लिखा है हमने? H+ इंटू OH-। तो यहाँ से Kw का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। इसके अलावा Kw की मैं तो कहूँगा कुछ वैल्यूज याद ही करके चलना। Kw या PKw कोई भी तुम्हें आसान लगे वो वैल्यूज याद करके चलना। कुछ टेम्परेचर पे ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो अक्सर पूछ लेता है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो इस पर PKw का वैल्यू 15 है। 25 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो इस पर PKw का वैल्यू 14 है। इसी तरह से 50 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो PKw 13, और 90 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो PKw कितना हो जाएगा? 12। और PKw से ही आगे जाकर तुम Kw भी निकाल सकते हो, 10⁻⁻15, 10⁻⁻14, 10⁻⁻13 और 10⁻⁻12। तो अगर किसी और टेम्परेचर पे भी सवाल आ जाए तो इन वैल्यूज की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं उस सवाल को भी बड़ी आसानी से। तो इस सवाल से हमें बाकी वैल्यूज की भी जानकारी मिल गई।
तो ये भी अगर सवाल आए तो ये भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें सेम पेपर का ही, तो यहां पर पूछा गया था इफ वी टाइटरेट NH4OH अगेंस्ट HCl at 25 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी। अब इस सवाल को करने के लिए आपको ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसने कोई डाटा गिवन नहीं किया। उसने क्या कहा कि हम NH4OH और HCl का टाइटरेशन करा रहे हैं। NH4OH आप लोगों को पता होगा ये एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनका टाइटरेशन करा रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक गए हम। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर क्या होगा, जितना अमाउंट बेस का होगा उतना ही अमाउंट एसिड का, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, सॉल्ट और वाटर। तो हमारे पास जितना अमाउंट बेस का था उतना ही अमाउंट एसिड का, तो ये तो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बचेगा ये सॉल्ट का सॉल्यूशन पानी के अंदर। अब इस सॉल्ट की अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो इसका जब भी सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। तो हमें स्लाइटली एसिडिक नेचर की पीएच को देखना था। तो स्लाइटली एसिडिक नेचर की पीएच कौन सी है, ए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच नहीं हो सकती बिकॉज हमने बेस को ऐड कराया है, तो हमें स्लाइटली एसिडिक को ही देखना है। और बेसिक पीएच तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सी डी गलत होंगे। अब नेक्स्ट पेपर की बात करें 2015 की, तो 2015 में 60 सवाल ही थे और इसमें भी इतने सारे सवाल किसके आए, इक्विलिब्रियम के। तो इसमें ही 51 नंबर सवाल था, KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज 1.8 into 10 की पावर -11 at 30 डिग्री सेल्सियस। इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इज, ये हमें निकालना है एट pH 12। बहुत आसान सा सवाल है, उसने कैलकुलेशन को भी खत्म ही कर दिया। उसने क्या कहा, MgOH होल ट्वाइस जो जिसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करेगा, अपने आयंस में टूटेगा, Mg2 प्लस 2OH माइनस आयन इसमें टूटेगा। अब उसने कहा इस सॉल्यूशन का pH है 12, इस सॉल्यूशन का pH है 12। अब pH को मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन में यूज नहीं कर सकता बिकॉज ये तो OH माइनस आयन दे रहा है। तो अगर मुझे pH को यूज करना है तो POH को निकालना होगा। POH को निकालने के लिए 14 में से माइनस किया, वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ से OH माइनस की कंसेंट्रेशन अगर निकालें तो ये आ जाएगी 10 की पावर -2 मोलर। तो मेरे पास OH माइनस का वैल्यू आ गया। Mg2 प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसका वैल्यू कितना होगा, सॉल्युबिलिटी के बराबर। यहाँ से KSP का एक्सप्रेशन लगाए तो KSP होगा Mg2 प्लस यानी कि S इंटू OH माइनस की पावर 2। OH माइनस कितने हैं, 10 की पावर -2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। याद रखना यहाँ पर टोटल OH माइनस की कंसेंट्रेशन दी हुई है और ये टोटल OH माइनस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, 10 की पावर -2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना। अगर सॉल्युबिलिटी दी हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हमें कंसेंट्रेशन दे दिया तो उस कंसेंट्रेशन को एज इट इज रखेंगे और स्टोइचियोमेट्री केवल पावर में जाएगी। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी अगर निकालें तो वो KSP है 1.8 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन दिस वैल्यू। इस वैल्यू को अगर स्क्वायर करें तो 10 की पावर -4 होगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -7 आंसर। तो ऑप्शन डी क्या था, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर का दूसरा सवाल इक्विलिब्रियम का। द pKa ऑफ एन अमीनो एसिड इज 9.15। pKa एक अमीनो एसिड की 9.15 है। एट व्हाट pH अमीनो एसिड इज 5% डिसोशिएटेड। अब मुझे अल्फा का वैल्यू दे दिया है 5% के बराबर। 5% है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करें, 0.05 और मुझे pKa का वैल्यू दे रखा है विच इज 9.15। अब मुझे pH निकालना है। तो मैं मानता हूं कि ये अमीनो एसिड क्योंकि पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है तो ये एक वीक एसिड है। ये कैसा होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो H+ आयन दे रहा होगा। तो मैंने इसे जनरल मान लिया HA।
इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन होगी C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो Ka का एक्सप्रेशन बनता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा है, अल्फा का वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटा है, 5% है, तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 ही मान लेते हैं। तो यहाँ से Ka बराबर आएगा C अल्फा स्क्वायर के। अब इस C अल्फा स्क्वायर को ही, कैलकुलेशन को आसान करना भी यहाँ पर देख लो, C अल्फा स्क्वायर को ही क्या मान लो, C अल्फा इंटू अल्फा। क्यों C अल्फा इंटू अल्फा मानने को कह रहा हूँ, बिकॉज C अल्फा किसके बराबर है, H प्लस की कंसंट्रेशन के, और H प्लस की कंसंट्रेशन से ही क्या निकलेगी, pH। तो यहाँ पर C अल्फा इंटू अल्फा मान लोगे Ka के बराबर। अब C अल्फा क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन, बाकी सारी टर्म्स को इक्वल टू के इधर लेकर जाएं तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी Ka अपॉन अल्फा के बराबर। अब H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, H प्लस की कंसंट्रेशन से pH निकालने के लिए दोनों तरफ माइनस लॉग कर देता हूँ। क्यों माइनस लॉग कर रहा हूँ, उससे एक तो डायरेक्टली pH निकल आएगा और मुझे डाटा जो गिवन है वो pKa का गिवन है, और ये भी माइनस लॉग करने पर किस में कन्वर्ट होगा, pKa में। तो दोनों तरफ माइनस लॉग अगर करें तो माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू आएगा माइनस लॉग Ka, और ये बन जाएगा माइनस लॉग 1 अपॉन अल्फा, यही बनेगा। माइनस लॉग H प्लस हो गया pH, ये हो गया हमारे पास pKa, और ये माइनस हटाने के लिए क्या करो, लॉग अल्फा में कन्वर्ट कर दो। अल्फा ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। pH इज इक्वल टू pKa है 9.15 प्लस लॉग अल्फा, अल्फा था 0.05, यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करके आएगा 7.87। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी पेपर का तीसरा सवाल इक्विलिब्रियम का, तीसरे सवाल की अगर बात करें तो फॉर द इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन दी हुई है, सॉलिड रिएक्टेंट टूट कर दे रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। इफ प्रेशर ऑफ CO2 is 1 atm at 100 डिग्री सेल्सियस, hence the equilibrium constant is। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हमें CO2 गैस का प्रेशर दिया हुआ है। ये एक स्पेशल केस होता है, ये एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है, जब हमारे पास रिएक्टेंट केवल सॉलिड फेज में दे रखे हों, ठीक है, जब हमारे पास रिएक्टेंट केवल सॉलिड फेज में दे रखे हैं तो हम क्या मानेंगे, क्योंकि सॉलिड का कोई ना कोई प्रेशर तो होता नहीं, तो सॉलिड के प्रेशर को 0 मानेंगे। अब ये डिसोशिएट करके क्या देगा, ये डिसोशिएट करके बनाएगा ये NH3 गैस। NH3 गैस का कितना प्रेशर क्रिएट होगा, 2P। तो CO2 का कितना प्रेशर क्रिएट होगा, P। ये मैंने P और 2P कैसे लिखा, ये स्टोशियोमेट्री की मदद से लिखा है, क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्री 2 है तो इसका डबल अमाउंट बनेगा, और डबल मोल्स होंगे तो प्रेशर भी डबल होगा इसका एक ही अमाउंट बनेगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, 1P के बराबर। अब इस P की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ये P किसके बराबर है, 1 atm के बराबर। तो अगर P 1 atm है तो 2P कितना हो गया, 2। तो यहाँ से अगर Kp निकालना है तो Kp हो जाएगा प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3 2 है, और इसका स्टोशियोमेट्री पावर में इंटू प्रेशर ऑफ CO2, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, 4। इस चीज को याद रखना, जब भी हमें सॉलिड रिएक्टेंट दे रखा हो तो बस हमें क्या जरूरत होती है, किसी एक प्रेशर की, कोई एक प्रेशर दे दे तो हम वहां से ही Kp निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर CO2 का प्रेशर दिया हुआ था और कुछ नहीं दिया, वहीं से क्या निकल जाएगा, Kp का वैल्यू। अब इसी पेपर में लास्ट सवाल भी इक्विलिब्रियम का ही था, ये चौथा सवाल है। 60 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 4 सवाल इक्विलिब्रियम के ही थे। इसमें फिर से क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक सॉलिड रिएक्टेंट है, टूट कर दे रहा है 2 गैसियस प्रोडक्ट NH3 प्लस CO2। Kp is found to be 0.5 at 500 Kelvin। Kp का वैल्यू तुम्हें दे रखा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड CO2 आर, पार्शियल प्रेशर NH3 और CO2 का हमें निकालना है। फिर से सेम केस आ गया, वही स्पेशल केस जिसकी मैं बात कर रहा था। NH2 CO2 NH4 सॉलिड है, टूट कर दे रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस, ये दे रहा है।
अब फिर से सॉलिड रिएक्टेंट है तो इसे कंसीडर नहीं करना, इनिशियली तो प्रोडक्ट भी नहीं होगा तो ये भी जीरो। फाइनली क्या होगा, इनका प्रेशर लगेगा 2p, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री 2 है तो प्रेशर 2p, स्टोइशियोमेट्री 1 है तो प्रेशर 1p। अब उसने kp का डाटा दिया हुआ है हमें, kp बराबर होगा 0.5 के, और ये kp फर्दर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 2p, और इसका स्टोइशियोमेट्री पावर में इनटू प्रेशर ऑफ CO2, और प्रेशर ऑफ CO2 है 1p। तो यहाँ से अगर देखें तो 0.5 किसके बराबर आ रहा है, 4p क्यूब के। यहाँ से ही अगर मैं p का वैल्यू निकालूं तो यहाँ से हमारे पास p का वैल्यू आ जाएगा 0.5, सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 0.5 के बराबर। अगर p 0.5 है तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ CO2 भी हो गया 0.5, बिकॉज p CO2 का ही प्रेशर था। इसी वैल्यू को अगर डबल करें यानी कि 2p निकालें तो 2p किसका प्रेशर है, NH3 का, तो NH3 का प्रेशर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 atm। तो हमारे पास क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 1 और प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 0.5। तो आई होप आप लोगों को इससे मदद होगी ड्यू के लिए प्रिपेयर करते हुए। मैंने ट्राई किया है हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं वो सारे बता दूं, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल आ सकते हैं वो भी मैंने बताने का ट्राई किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगे और इससे आपकी मदद हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।